हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर सी सेट के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, तो ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लू एंड ब्लैक सच दैट अपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम कलर। द क्यूब इज देन कट इंटू 36 क्यूब्स ऑफ टू डिफरेंट साइजेस सच दैट 32 क्यूब्स आर स्मॉल एंड द अदर 4 क्यूब्स आर बिग। None of the faces of the bigger cube is painted blue. How many cubes have only one faces painted? जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़ा सा क्यूब है और उसको 36 स्मॉल क्यूब्स में कट किया गया है, जिसमें से दो तरह के क्यूब कट किए गए हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। 32 स्मॉल क्यूब्स हैं और 4 क्यूब्स बड़े साइज़ के हैं। तो जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, ऐसे काटा जा सकता है। और देखिए 1 2 3 4, ये 16 क्यूब ऊपर स्मॉल साइज़ के हैं, 16 नीचे, टोटल 32 क्यूब्स स्मॉल साइज़ के हो जाएंगे। और 1 2 3 4 पीछे भी 2 क्यूब होंगे बड़े साइज़ के, और आगे ये 2, तो 4 बड़े क्यूब हो गए। अब कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि जो बड़े क्यूब हैं वो ब्लू पेंट नहीं होने चाहिए। तो एक ही कंडीशन ऐसे बन सकती है जिसमें अगर हम ब्लू कलर ऊपर और नीचे पेंट कर दें और फिर ब्लैक और येलो के एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने इधर ब्लैक कर दिया और इधर ब्लैक कर दिया, और सामने वाले फ्रंट फेस पे येलो और बैक फेस पे येलो। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका सिर्फ वन फेस ही पेंटेड होगा। तो फिगर से अगर हम इमेजिन करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, तो ये तो येलो पार्ट हो गया, ये ब्लैक पार्ट हो गया। तो इसके जितने भी ऐसे बड़े क्यूब हैं वो सारे उनके फेसेस, दो फेस पेंटेड रहेंगे। और स्मॉल क्यूब में आ जाते हैं तो ये जैसे ये साइड वाले जो क्यूब हैं, यहाँ पे भी देखिए 2 फेस पेंटेड रहेगा, यहाँ पे 3 फेस पेंटेड रहेंगे। ऐसा सिर्फ ऐसे यहाँ पे सेंटर पे आइए, देखिए 1 2 3 4 ऐसे क्यूब रहेंगे जो सिर्फ ब्लू कलर से पेंटेड रहेंगे, इनका सिंगल फेस। बाकी फेसेस अंदर हैं तो वो किसी भी कलर से पेंट नहीं रहेंगे। इसी तरह के 4 क्यूब जो है नीचे साइड पे होंगे। तो ऐसा टोटल क्यूब इसमें 4 4 8 ही बन सकते हैं। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, चलिए इसको पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स हैज़ 3 चिल्ड्रन। द बर्थडे ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रन फॉल्स ऑन 5th मंडे ऑफ अप्रैल, दैट ऑफ द सेकेंड वन फॉल्स ऑन द 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। ऑन विच डे इज द बर्थडे ऑफ हिज थर्ड चाइल्ड विच फॉल्स ऑन 20th दिसंबर। अब जैसा कि कह रहा है कि 5th मंडे, हमको पता है नॉर्मल एक मंथ में 4 तो सारे वीक के डेज आते ही हैं, क्योंकि 4 वीक तो होते ही मिनिमम है। तो 4 हर डे 4 बार टाइम्स तो रिपीट होता ही है। तो अगर 5 मंडे, एक ही केस बन सकता है कि अगर 29 को मंडे हो और या फिर 30 को, 2 केस बनते हैं, या तो 29 को मंडे हो या 30 को मंडे हो। तो अगर हम पहला केस लेके चलते हैं, और ये हैं सारे ऑड डेज, हर मंथ के ऑड डेज। में 31 डेज होते हैं, 3 ऑड डे आते हैं। ऑड डे निकालना आपको पता है 7 से डिवाइड करके। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हमने जिस मंथ का दे रखा है, हमने उनको उनकी ऑड डेज डेट के वाइज डाल रखी है। तो अगर हम पहले केस लेके चलते हैं, अगर मंडे 29 को आता है और यहाँ पे अगर ये सारे ऑड डेज काउंट करते हैं तो यहाँ 1 ऑड डेज आता है और एक ऑड डेज ये हो जाएगा। तो मंडे से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 ऑड डेज, 2 ऑड डेज, और फिर 2 ऑड डेज के हिसाब से अगर जाते हैं, यहाँ मंडे है तो 2 ऑड डेज ऐड करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, फिर ऑड डेज ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। थर्सडे फर्स्ट केस में 29 को आ जाएगा, ठीक है। फिर दिसंबर 20 है तो ये 14, इसमें 6 ऑड डेज आ जाएंगे, और अगर 6 ऑड डेज को ही -1 ऑड डेज भी कहते हैं। तो अगर देखते हैं 6 ऑड डेज या फिर 6, अब यहाँ से एक ऑड डेज ये आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे थर्सडे आ गया हमारा फर्स्ट केस में, फिर एक ऑड डेज ये मिल जाएगा और 6 ऑड डेज ये, 6 + 1 7 ऑड डेज। 7 ऑड डेज के हिसाब से फिर से थर्सडे आ जाएगा, मतलब 20 को थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे ऑप्शन में है, लेकिन हम सेकंड केस भी देख लेते हैं। सेकंड केस में अगर मंडे 30 को आता है तो 1 ऑड डेज यहाँ से मिलेगा, फिर मंडे, ट्यूसडे ऑड डेज में, वेंसडे और थर्सडे। सेकंड केस में 30 को थर्सडे पड़ेगा, फिर यहाँ पे 6 ऑड डेज हो जाएंगे। अगर इस हिसाब से देखें 6 ऑड डेज या फिर -1 ऑड डेज, तो थर्सडे से पहले क्या आता है, वेंसडे। वेंसडे ऑप्शन में है नहीं तो केस 1 ही फॉलो होगा, तो 1 केस के हिसाब से हमारा आंसर थर्सडे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने सिलोगिज्म पढ़ा है तभी आपको ये वेन डायग्राम थोड़ा ये ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं। सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स।
ये सम वाला पोर्शन है। सम कैट्स और डॉग, सम कैट्स और डॉग, ये सम कैट्स और डॉग वाला पोर्शन है। नो डॉग इज़ काउ, नो डॉग, सिर्फ यहाँ डॉग और काउ का रिलेशन दे रखा है, नो डॉग इज़ काउ। चलिए ये रिलेशन बना दिया। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। नो काउ इज़ कैट, यहाँ काउ और कैट का कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, जैसे हम फिगर से भी देख पा रहे हैं, सिर्फ डॉग का और काउ का रिलेशन है, लेकिन कैट का साथ रिलेशन डायरेक्ट कोई नहीं दे रखा है। तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। नो डॉग इज़ रैट, डॉग और यहाँ नो का तो रिलेशन डॉग रैट और डॉग का भाई नहीं है, काउ के साथ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम कैट्स आर रैट्स, हाँ ये क्वेश्चन ये सही है कंक्लूजन। सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, ये कंक्लूजन सही हो रहा है। तो इसमें ओनली 3 ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए ये है, हम जैसा कि पैरेललोग्राम जानते हैं कि पैरेललोग्राम बनता है अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस। एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमको 4 लाइन चाहिए होती हैं, 4 लाइन्स चाहिए होती हैं, जिसमें से दो सेट अपोजिट, मतलब अपोजिट लाइनें पैरेलल हों। तो इसका हम लोग इसको परम्यूटेशन कम्बिनेशन से कर सकते हैं। अगर जो फर्स्ट केस में इन 4 लाइन में से 2 लाइन हमने चूज़ की, इन सेकंड जो सेट है 4 लाइंस का उनमें सेकंड 2 लाइन चूज़ की, इसको अगर इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो हमको जैसे पता है परम्यूटेशन कम्बिनेशन का फॉर्मूला, अगर एक्सपेंड करेंगे तो फैक्टोरियल 2 नीचे 2 बार आएगा, एक बार कट जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 36 आ जाएगा। आप अगर बना के करेंगे 4 पैरेलल लाइंस, फिर 4 पैरेलल लाइंस उनको इंटरसेक्ट करा के उससे फिर काउंट करेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन 2002 मीनूस एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा, वेयर एज इन 2010 मीनूस एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा, व्हाट इज़ मीनूस ईयर ऑफ बर्थ। अब देखिए इसमें केसेस बना लेते हैं 2002 का, और हम मीनू की एज mn मान लेते हैं और मीरा की एज को mr मान लेते हैं 2002 में। इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है मीनू 2002 में मीनू की एज कितनी थी, 1/3 ऑफ मीरा। ये इक्वेशन को 3mn = mr आ जाएगा। अब 2010 में 2002 से 2010 में 8 ईयर्स का गैप है, तो अब मीनू की एज क्या हो जाएगी mn + 8 और मीरा की एज क्या हो जाएगी mr + 8। अब क्वेश्चन में जैसा दे रखा है मीनूस एज वॉज हाफ द एज ऑफ मीरा, इक्वेशन बना लेते हैं। मीनूस एज = हाफ ऑफ द मीरा से, तो ये इक्वेशन आ जाती है। अब देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2mn = 16 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मीरा की एज 3mn, यहाँ हमने मीनूस एज निकाला था, यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मीनू की एज आ जाएगी 8 ईयर्स। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछा है, 2002 में उसकी एज 8 ईयर्स थी, 8 माइनस कर देंगे तो 1994 उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 balls and 10 rackets. राकेश स्पेंड 1300 एंड राजेश स्पेंड 1500. If each racket costs 3 times a ball does, then what is the price of a racket? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने इक्वेशन बना ली, एक बॉल का प्राइस बी ले लिया, एक रैकेट का प्राइस आ ले लिया, और दोनों ने कितना मिलके स्पेंड किया था उनको ऐड कर दिया, तो हमें एक बॉल और रैकेट की कॉस्ट आ जाएगी 280 रुपीज़। फिर एक इक्वेशन दे रखी है, इफ़ ईच रैकेट कॉस्ट 3 times द बॉल। इस इक्वेशन के हिसाब से हमारी एक रैकेट की जो कीमत आ जाएगी वो रहेगी 3 बॉल के बराबर। तो इस इक्वेशन को हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ आर की जगह 3 बी रखेंगे, तो हमें एक बॉल की कॉस्ट आ जाएगी, वो आएगी 70 रुपीज़। अब 70 रुपीज़ फिर रैकेट की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 3 times आ जाएगी, तो 3 × 7 कर देंगे, 210 आ जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन है, इसको हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इन अ कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ अ टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स 70 आर इंडियंस, इफ 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए कह रहा है एक हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, एक कॉन्फ्रेंस में 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से 70 इंडियंस हैं और 60 पार्टिसिपेंट्स वेजिटेरियन हैं। अगर हम इसको वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये पोर्शन है, देखिए ये दोनों का सम 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये कुछ पोर्शन ओवरलैप करेगा, तो उसका हम निकाल लेते हैं। 7 + 60
130 आता है, 100 से माइनस करके ये ओवरलैप जो पोजीशन कर रहा है ये हमें इसकी वैल्यू आ गई 30। इससे हमें ये पता चलता है कि जो 30 पार्टिसिपेंट्स थे वो इंडियन भी थे और वो वेजिटेरियन भी थे। अब क्वेश्चन में दे रखा है एटलीस्ट 30 इंडियंस पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, तो ये तो हमने निकाला ही है, तो ये सही हो जाएगा। एटलीस्ट 10 इंडियंस पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, 60 पार्टिसिपेंट्स वेजिटेरियन दे रखा था, तो बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नॉन वेज वाले हो जाएंगे, नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 10%, कम से कम 10 पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स 40 आ जाएंगे। यहाँ पे 30 तो वेजिटेरियन हो गए, तो बाकी बचे इस 70 में, जब 70 से 30 माइनस कर देंगे 40 आ जाएगा। 40 पार्टिसिपेंट जो होंगे नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो यहाँ एटलीस्ट 10 दे रखा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 and 2। 8th क्वेश्चन में आ जाते हैं। A 5-story building with floor from 1 to 5 is painted using 4 different colors and only one color is used to paint a floor. Consider the following statement. अब देखिए हमने इन स्टेटमेंट के हिसाब से 3 अलग अलग फिगर बना लिए हैं, हमने कलर एज्यूम कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में पूछा गया टू इंश्योर दैट एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव फ्लोर आर डिफरेंट कलर। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इंश्योर कर रहा है हमें कि 2 कॉन्सिक्यूटिव जो फ्लोर हैं वो डिफरेंट कलर से पेंट हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट के हिसाब से आते हैं, द मिडिल 3 फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। अब क्या इसने कंडीशन रख दी कि पहले जो बीच के जो 3 फ्लोर हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर, ये डिफरेंट कलर से हैं। हमने ये डिफरेंट कलर पुट कर लिए हैं। हमारे पास टोटल 4 ही कलर हैं, 4 ही कलर पुट कर सकते हैं, 4 ही से पेंट करने हैं, और हर एक फ्लोर डिफरेंट कलर से, मतलब ये नहीं कि एक फ्लोर को 2-3 कलर से पेंट कर दिया गया, एक ही कलर सिंगल पेंट से पेंट किया जा रहा है। अब हमारे 3 फ्लोर तो डिफरेंट कलर से पेंट हो गए, बाकी बचे हुए 2, अब इनमें हम एक ही कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए हमने यहाँ पे येलो यूज़ कर लिया तो ये तो कॉन्सिक्यूटिव येलो येलो हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे रेड यूज़ कर लिया तो ये कॉन्सिक्यूटिव रेड रेड हो जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट में कई कंडीशन बन सकते हैं, तो ये सारे कंडीशन पे नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेकंड आता है, द सेकंड फ्लोर एंड द फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। अब हमने सेकंड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर डिफरेंट कलर से पेंट कर दिया, बाकी 2 पेंट बचे और फ्लोर बचे 3। अब इसमें कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए हमने फोर्थ को रेड से पेंट कर दिया और सेकंड को येलो से पेंट कर दिया। अब हमारे पास हमने 2 डिफरेंट जो कलर हैं, हमने फर्स्ट में ब्लू पेंट कर दिया और फिफ्थ में ग्रीन पेंट कर दिया। अब यहाँ बचा थर्ड में हमने यहाँ पे मान लीजिए रेड पेंट कर दिया, तो ये कॉन्सिक्यूटिव तो रेड रेड हो जाएंगे, और हमको क्वेश्चन में दिया गया कॉन्सिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, कॉन्सिक्यूटिव फ्लोर जो है डिफरेंट कलर से पेंट हो रहे हैं, तो ये भी इसमें ये सारी कंडीशन पे नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, द फर्स्ट एंड द फिफ्थ फ्लोर आर पेंटेड रेड। अब हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया फर्स्ट और फिफ्थ ही ये रेड से पेंटेड हैं। अब बाकी बचे हमारे पास 3 कलर और 3 फ्लोर, तो उनको में हमने जैसे कैसे भी करके 3 पेंट डिफरेंट कलर से कहीं भी अरेंज कर दिए। तो हमारे कॉन्सिक्यूटिव अगर देखेंगे तो कॉन्सिक्यूटिव जैसे 1 and 2 फ्लोर ये अलग अलग कलर्स हैं, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब डिफरेंट कॉन्सिक्यूटिव जो भी फ्लोर हैं सब डिफरेंट कलर आ रहे हैं, सेम कलर नहीं आ रहे हैं। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट ऐसा है जो इंश्योर करता है हमें कि सारे जो फ्लोर हैं डिफरेंट कॉन्सिक्यूटिव जो फ्लोर हैं वो डिफरेंट कलर से पेंटेड होंगे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली थर्ड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। ऑल मेंबर ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल। On the first day, 80% went for shopping and 50% went for sightseeing, whereas 10% took rest in the hotel. Which of the following conclusion can be drawn from the above data? हम इसको भी वेन डायग्राम बना लेते हैं और देख लेते हैं। इसको हम 100% मान लेते हैं यूनिवर्सल पूरे वन को। अब इसमें 80% जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए गए हैं, 50% साइट सीइंग के लिए गए, 10% रेस्ट कर रहे हैं होटल में। तो ये दोनों पोर्शन तो 90% हो गया। ये 10% तो रेस्ट कर रहे हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी बचे यही होटल या बाहर गए हैं घूमने या फिर शॉपिंग करने गए हैं। अब इनमें से 80 + 50 130 होता तो 90 होना चाहिए, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें ओवरलैप करेंगे। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 40% आ जाएगा जो चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं।
दोनों केसेस, मतलब 40% जो लोग हैं वो शॉपिंग करने भी गए हैं और साइट सीइंग के लिए भी गए हैं। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। 40% मेंबर वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन से निकाला है, 40% ऐसे लोग हैं, तो ये सही हो जाएगा। 20% मेंबर वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, अगर ओनली शॉपिंग देखें तो जो भी लोग इसमें शामिल हैं साइट सीइंग भी देखने गए हैं उनको हटा दें, एकदम अलग कर दें। तो यहाँ पे 80% में 40 माइनस कर देंगे, 40% आएगा। 40% फिर भी जो ऐसे लोग होंगे ओनली शॉपिंग के लिए गए होंगे, तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं बैठ रहा। 20% की जगह अगर 40% होता तो सही होता, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा ओनली 1 आंसर आ जाएगा, ए पार्ट। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन अ स्कूल 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेस फुटबॉल, एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज़ गॉट अ 2-wheeler, which of the following conclusion can not be drawn from the above data। ये देखिए, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। इसके कुछ थोड़ा तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आपको डाटा पढ़ना है फिर उससे कंक्लूजन निकालना है। तो इनका क्या होता है कि जो डाटा में दे रखा है उसी के बेसिस में कंक्लूजन निकालते हैं। अगर वो डाटा में वैसे ही दे रखा है, उसी का बस मीनिंग सेम निकल रहा है, तो ही कंक्लूजन सही हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट, 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव 2-wheeler। अगर इसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दे रखा 40% जो फुटबॉलर है उन्होंने 2-wheeler खरीदी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दे रखा है कि क्रिकेटर्स के पास 2-wheeler नहीं है, हो सकता है उनके पास पहले से हो। तो ये कंक्लूजन तो नहीं सही बैठ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। नो क्रिकेट हैज़ अ 2-wheeler, ये भी नहीं बैठेगा। भाई फुटबॉलर के पास तो 2-wheeler है, उन्होंने खरीदी, इनके पास हो सकता है पहले से हो या किसी के पास ना भी हो, किसी के पास हो, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट के हिसाब से। क्रिकेट प्लेयर डू नॉट प्ले फुटबॉल, अब यहाँ पे दे रखा है जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेस फुटबॉल, जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दे रखा है क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ेंगे तब ये चीज़ें समझ में आएंगी कि क्यों ये थर्ड वाला पार्ट भी रॉन्ग हो रहा है। तो इस हिसाब से तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं सही हैं। तो यहाँ पे कैन नॉट बी ड्रॉन दे रखा था, तो ये मतलब ये तीनों ऑप्शन ही सही होंगे क्वेश्चन या इसके हिसाब से, कैन नॉट के हिसाब से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी।